नमस्कार दोस्तों, 3 महीने का वक्त रह गया है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावों को लेकर, और मोदी सरकार की जो तमाम एजेंसीज हैं उनकी गिद्ध निगाह विपक्ष की सरकारों और विपक्ष के नेताओं पर लग गई है। खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर जूतम पैजार चल रही है और उन्हें लगता है कि एजेंसीज के सहारे उस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाया जा सकता है। ताजा मिसाल राजस्थान और छत्तीसगढ़ की है। सबसे पहले दोस्तों ये खबर आपके सामने देखिए, उदयपुर के 5 स्टार होटल रैफेल्स पर ईडी की रेड, राजस्थान के एक राजनेता की भी हिस्सेदारी। शुरुआत राजस्थान से हो गई है दोस्तों, और मैं आपको बतला दूं, न सिर्फ राजस्थान बल्कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलेआम कह रहे हैं कि ये महज शुरुआत है, आने वाले दिनों में ये रेड और भी ज्यादा तेज होने वाली है। मैं आपको बतलाने वाला हूं दरअसल ये राजस्थान का मामला क्या है दोस्तों, आखिर क्यों उदयपुर की इस होटल पर ईडी की रेड पड़ी है, क्योंकि इसमें हिस्सेदारी एक राजनेता की है। एनडीटीवी की इस खबर में उस राजनेता का नाम नहीं है, मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर वो राजनेता भारतीय जनता पार्टी का होता तो रेड कहां मारी जाती। रेड इसलिए मारी गई है क्योंकि वो राजनेता कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। खबर क्या कहती है, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा दोस्तों। होटल में राजस्थान के राजनेता की भी हिस्सेदारी, होटल में जाने के लिए वाटर बोट का इस्तेमाल किया जाता है। राजस्थान के एक राजनेता की इसमें हिस्सेदारी की जानकारी सामने आने के बाद से होटल रैफेल्स पर ईडी की कार्रवाई की चर्चा जोरों पर है। हमने ईडी के राजस्थान ब्यूरो से जुड़े अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा यह पूरी कार्रवाई दिल्ली से ऑपरेट की जा रही है, वहां की यूनिट इस पर काम कर रही है, हम केवल सहयोग कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों, सिर्फ 3 महीने का वक्त रह गया है और राजस्थान में भी ईडी ने अपनी दबिश शुरू कर दी है। याद कीजिएगा, अभी कुछ ही दिनों पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 3 बेहद करीबी सहयोगियों पर ईडी की रेड, ईडी की दबिश, ईडी की पूछताछ हुई थी। कुछ देर बाद मैं आपको बतलाने वाला हूं भूपेश बघेल किस तरह से इन रेड्स के पीछे न सिर्फ राज्य के हालात को बद से बदतर करना, बल्कि इसमें अडानी एंगल भी है। जहां तक राजस्थान के होटल में जो रेड पड़ी है उसको लेकर, इस होटल में किस तरह का इन्वेस्टमेंट किया गया है, ईडी इसको लेकर पूछताछ कर रही है। खबर आपके स्क्रीन पर। ईडी की छापेमारी को लेकर कहा जा रहा है कि टीम होटल में किए गए निवेश को लेकर पूछताछ कर रही है। होटल में कई बड़े लोगों की हिस्सेदारी होने की जानकारी अब तक की जांच में मिली है। होटल के दस्तावेजों के साथ साथ अन्य ट्रांजैक्शनों को लेकर भी होटल स्टाफ से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। होटल के डायरेक्टर सहित मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को भी रेड में सहयोग करने के लिए कहा गया है। ईडी के कुछ सवाल हैं जो होटल को बनाने से लेकर उसमें जिस तरह का इन्वेस्टमेंट या जिस तरह का निवेश किया गया है दोस्तों, वो तमाम चीजें की जा रही हैं। ये बात आपको अटपटी नहीं लगती? अभी कुछ ही दिनों पहले ये खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सबसे करीबियों पर रेड मारी गई थी, और वो खबर क्या थी अगर आप भूल गए हो तो फिर मैं आपको बतलाना चाहता हूं। ईडी ने छत्तीसगढ़ में फिर से छापा मारा है। इस बार मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के देवेंद्र नगर स्थित निवास में दबिश दी गई है। इसके साथ ही ओएसडी आशीष वर्मा और मनीष बंछोर के भिलाई 3 निवास पर भी कार्रवाई जारी है। वहीं कारोबारी विजय भाटिया के घर पर भी जांच पड़ताल जारी है। मकान के अंदर और बाहर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती कर दी गई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से ईडी जो है वो अपनी दबिश डाल रही है। और अगर भूपेश बघेल यानी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान पर विश्वास करें तो जिन लोगों पर दबिश डाली जा रही है उन्हें रात रात भर टॉर्चर किया जाता है, रात रात भर सोने नहीं दिया जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ईडी जिसके हाथ में बेशुमार ताकत है, जिनकी ताकत की पुष्टि हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी की थी, वो इस तरह से खौफ की एजेंसी बन गई है? क्या कह रहे हैं भूपेश बघेल कि किस तरह से ईडी का खौफ है, किस तरह से रात भर ईडी टॉर्चर करती है, वो सुनिए। ईडी ने चूंकि उनको जो संविधान जो नियम में जो संशोधन किए उसके बाद उनको असीमित अधिकार मिल गया है ईडी को। वो
किसी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी का चल अचल संपत्ति को जब्त कर सकते हैं। चल अचल संपत्ति की छूटने की कोई संभावना नहीं। एक बार यदि जेल गया तो उसे बेल होने की कोई गुंजाइश नहीं, वो लगभग बेल की संभावनाएं समाप्त हो गई है। तो डरा धमका के सब मार पीट के क्रूरतम पिटाई भी कर रहे हैं, अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। रात रात भर जगाते हैं, जबकि 10-11 बजे के बाद पूछताछ नहीं करना है। और उसके बाद ही कहा जाता है कि या तुमको जेल जाना है या इसमें पेपर में जो टाइप्ड हुआ पेपर है उसमें हस्ताक्षर करो। ये स्थिति बना के वो लोग रखे हैं। तो ये भय दिखाकर सबको गिरफ्तारियां कर रही है। यही नहीं, भूपेश बघेल ने एक और आरोप लगाया। भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि पिछले 5 सालों में जो नक्सलवाद से जुड़ी समस्या है उसका समाधान हो गया है, और कहीं ना कहीं मोदी सरकार जो है हालात को बद से बदतर करना चाहती है, एक बार फिर उन समस्याओं को ज्वलंत करना चाहती है ऐसी रेड्स के जरिए। और अंत में वो क्या कहते हैं, इस पर भी गौर कीजिएगा, सुनिए। पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज है। 5 साल पहले लगातार छत्तीसगढ़ जल रहा था नक्सल समस्याओं से। अब वो बहुत पीछे हम लोगों ने उसे धकेल दिया है, बहुत सीमित क्षेत्रों में रह गया है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसको खून पसंद है, हिंसा पसंद है, घृणा पसंद है, और इसी कारण से वो लगातार उनके कार्यकाल में नक्सल गतिविधियाँ बढ़ा। अब जब वो शांत हो रहा है सब, तब ये ED/IT के माध्यम से गर्म किया जा रहा है, और पूरा जो साम्राज्य है, छत्तीसगढ़ के जितने खदाने हैं, सबको अडानी को सौंपने का षड्यंत्र चल रहा है, आपका ध्यान दूसरी तरफ भटका के। यानी कि अगर कांग्रेस की माने, अगर भूपेश बघेल की माने, तो सब कुछ अडानी को सौंपना है, और ये तमाम काम जो है उसी के चलते हो रहा है। अडानी की मौजूदगी छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत मजबूत है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, वहाँ के खदानों, वहाँ के तमाम इंटरेस्ट पे, ख़ास तौर से रमन सिंह सरकार के दौरान उन्हें जिस तरह की उपस्थिति करवाई गई थी, उनकी मौजूदगी जिस तरह की थी, उसके बाद से अडानी की मौजूदगी वहाँ पर खासी जो है प्रभावशाली थी। भूपेश बघेल यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सब कुछ अडानी को सौंपने के लिए किया जा रहा है। सुनिए। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, सीधी सीधी बात है कि अडानी को छत्तीसगढ़ को सौंप देना। चाहे कोयला खदान हो, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सबके लिए स्थिति ही बन रही है। आज जो कार्रवाई हो रही है केवल इसलिए कि जो कोयला खदान हम दे नहीं, जो एक राजस्थान का चल रहा है वही चल रहा है। बचत जितने कोयला खदान रमन सिंह ने अलॉट किया था वो एक भी नहीं चल पा रहा, शुरू नहीं हुआ। उसी प्रकार से आयरन ओर हम नहीं चलने दे रहे हैं। अब नगर नार अभी शुरू नहीं हुआ है, उसे भी ये लोग बेचने के बजट में शामिल कर लिया डिसइन्वेस्टमेंट के लिए। कुछ दिन बाद उसका लोकार्पण होगा, और ये वो सब घूम फिर के वहीं जाना है। देखिए, मुद्दा जो है वो न सिर्फ अडानी से जुड़ा हुआ है, बल्कि 3 महीने बाद इन तमाम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। जी हाँ, दिसंबर में तीनों राज्यों के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, और हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश को लेकर और छत्तीसगढ़ को लेकर, राजस्थान को लेकर भारतीय जनता पार्टी में चिंता लगातार बनी हुई है। प्रधानमंत्री हर 10-15 दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान पहुंच रहे हैं। अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, डी फैक्टो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। स्मृति ईरानी वो पहुंचती रहती है मध्य प्रदेश, बात वहां नहीं रुकती है। राजस्थान के अंदर परिवर्तन यात्रा शुरू की जा रही है, और उस परिवर्तन यात्रा से वसुंधरा राजे सिंधिया पूरी तरह से गायब हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जूतम पैजार चल रही है भाजपा के अंदर। शिवराज सिंह चौहान के 2 मंत्रियों ने शिवराज सिंह चौहान के एक करीबी मंत्री के खिलाफ न सिर्फ शिकायत की है, बल्कि यह भी धमकी दी है कि हम सब इस्तीफा दे देंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो नेता आए थे कांग्रेस छोड़कर, अब वो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। यानी कि शिवपुरी विधानसभा से जुड़े कई नेता जो हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं और वो कांग्रेस में जा रहे हैं।
यानी कि जिस कारण से इन नेताओं ने कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया था, वो कारण पूरी तरह से बेईमानी हो गया है, क्योंकि जो लोग छोड़ के आए थे अब वो वापस कांग्रेस जा रहे हैं। इससे ये नहीं पता चलता दोस्तों कि किस तरह से अपने अहम के लिए, अपने अहंकार के लिए, सत्ता की भूख के लिए ये लोग सरकारें गिरा देते हैं और अब फिर वही लोग वापस जा रहे हैं। सवाल यहां पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है, सवाल कमजोर, नाकारा और लचर कांग्रेस के उन नेताओं पर भी है जिनका कोई ईमान नहीं, जिनकी कोई विचारधारा नहीं, और उसके चलते जो है वो लोग शामिल हो जाते हैं भाजपा में, और जब वहां पर मेवा नहीं मिलता तो वापस कांग्रेस में आ जाते हैं। कांग्रेस आला कमान को सतर्क रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से। कायदे से ऐसे लोगों की हालत होनी चाहिए धोबी के कुत्ते की, ना घर की ना घाट की। मगर अगर आप उन्हें शरण दे रहे हैं तो आप अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि इनके ईमान, इनकी वफादारी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता, खासतौर से चुनावी मौसम पर। क्योंकि अगर दिसंबर में एक बार फिर करीबी नतीजे आए तो क्या कांग्रेस ऐसे नेताओं पर विश्वास कर पाएगी? ये तमाम सवालात हैं और इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मोदी सरकार की जो एजेंसीज हैं वो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर दबिश डालेगी। और न सिर्फ दबिश डालेगी, मेरी एक बात पर गौर कीजिएगा, मुझे हैरत भी नहीं होगी अगर किसी बड़े नेता को जेल भी भेज दिया जाता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।